चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस वैल्यूएशन और उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेवेंट कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज। सबसे पहले नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, यानी कि बिजनेस वैल्यूएशन क्यों करी जाती है। पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन में टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ अ बिजनेस और कंपनी फॉर रीजंस सच एज सेल वैल्यू, एस्टेब्लिशिंग पार्टनर ओनरशिप। ये दो रीजंस होते हैं जब हम अपने किसी भी बिजनेस को वैल्यू करते हैं। नंबर वन, मुझे कोई और कंपनी जो है वो बेचनी है या कोई कंपनी मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी की एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूँगा कि उसके शेयर्स की क्या पर्टिकुलरली वैल्यू होनी चाहिए। एक उसकी स्टॉक मार्केट की वैल्यू होती है कि स्टॉक मार्केट जो है उस पर उसकी क्या कैपिटलाइजेशन है। लेकिन जनरली जब मैं किसी कंपनी को ख़रीदने जाता हूँ तो मैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से ये एनालाइज करता हूँ कि मेरा जो पर्पज़ है उसके हिसाब से इस कंपनी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। हम जब किसी कंपनी को ख़रीदते हैं तो हमारे बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। एक मकसद ये हो सकता है कि हम जो कंपनी ख़रीदेंगे उस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म चलाएंगे। एक मकसद ये हो सकता है कि हम किसी कंपनी को ख़रीद कर और उसके एसेट्स को डिसमेंटल कर कर बाज़ार में बेच देंगे। सो हर मकसद के हिसाब से एक डिफरेंट वैल्यूएशन का तरीका अप्लाई होता है और मैं उस तरह से उस बिज़नेस को वैल्यू करता हूँ। जब हम स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन की बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं कि एक कंपनी जो है उसकी स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वही उसकी शेयर्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जिसकी वैल्यूएशन मुझे करनी हो जो कि अनकोटेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनीज हो। और कोटेड कंपनीज में भी जब मैं किसी कंपनी को ख़रीदता हूँ तो उसकी स्टॉक मार्केट की एक्चुअल जो वैल्यू मुझे नज़र आ रही है वो नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकती है, लिहाजा मैं हर कंपनी को अपनी नज़र से वैल्यू करता हूँ। दूसरी चीज़ हो सकती है एस्टेब्लिशिंग पार्टनर ओनरशिप, यानी कि एक चलती हुई कंपनी है, वो कंपनी जो है उसमें मैं उसको टेक ओवर कर रहा हूँ या उसमें 50% अब मैं शेयर्स परचेज़ करूँगा। तो जब मैं 50% शेयर्स परचेज़ करूँगा मैं उस कंपनी की वैल्यूएशन निकालूंगा कि चलें ये कंपनी 200 रुपये की है, आधी ख़रीद रहा हूँ तो 100 रुपये मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको। Ideally, the value is calculated in a range at a valuation date with combination of different methods including जो हमारे पास मेथड्स होते हो सकते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड, मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, अर्निंग्स मल्टीपल मेथड और बुक वैल्यू मेथड। देखिए ब्रॉडली किसी भी कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के चार मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं। एक तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू की ही तरह होता है। इसमें हम लोग जो है वो कंपनी के आने वाले सालों के कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करते हैं और उसको अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करते हैं। इस डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड की डिटेल में कुछ फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लोज टू फर्म के नाम के मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिस्कशन हमारे पास आने वाले लेक्चर्स में आ रही होगी। सेकेंड है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम मार्केट में जो एक शेयर की वैल्यू चल रही होती है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसमें ये चीज़ हमें कंसिडर करनी चाहिए कि जो मार्केट में एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू चल रही होती है, हो सकता है कि उस कंपनी की वो रियल वर्थ ना हो, आर्टिफिशियली एक बूम हुई हुई, एक पुश्ड अप हुई हुई वैल्यू भी वहाँ पर हो सकती है। अर्निंग्स मल्टीपल मेथड में कुछ तरीके आते हैं जिसकी डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें हम जनरली ये वाला मेथड तब अप्लाई होता है जब हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम एक बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में चलते चलाते जाएंगे और उसकी अर्निंग से कमाते जाएंगे। और फिर एक बुक वैल्यू मेथड होता है जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही बेसिक मेथड है, जिसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट से ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज से उसकी कैपिटलाइजेशन या उसकी वर्थ देखते हैं कि कंपनी खरीदने जा रहे हैं, उसके जितने भी एसेट्स हैं माइनस उसमें से उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर दी और जो बच गया वो मैं उस कंपनी के लिए पे करूँगा। अब इन वैल्यूएशन मेथड को कुछ मुख्तसर तौर पर डिटेल में थियोरेटिकली आज हम देखेंगे। जहाँ तक इसके कंप्यूटेशन की बात है तो कंप्यूटेशन के लिए हम सेपरेट लेसन्स में उसको डिस्कस कर रहे होंगे। आज का हमारा जो प्राइम पर्पस होगा वो ये होगा कि हम वैल्यूएशन के मेथड्स को थियोरेटिकली देख लें कि इन थ्योरी वो कैसे अप्लाई हो रहे होते हैं। रीजंस फॉर वैल्यूएशन पर आ जाते हैं कि क्या रीजंस वैल्यूएशन की है। रीजंस फॉर वैल्यूएशन इंक्लूड टेक ओवर बिड, यानी कि मैं किसी और कंपनी को खरीद रहा हूं तब मैं उसकी वैल्यूएशन करवाऊंगा। A valuation might be made by the bidder in order to establish a fair price or a maximum price that the bidder will bid for the target company's shares. बिडर या एक्वायरर टर्म यूज करी जाती है उस कंपनी के लिए जो दूसरी कंपनी को खरीदेगी, और टारगेट कंपनी वो कंपनी होती है जो बिकने के लिए आई हुई होती है।
तो एक पर्पस जो वैल्यूएशन का होता है वो ये होता है कि जब एक कंपनी दूसरी को खरीद रही है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, तो जो ए बिडर है, जो एक्वायरर है, जो एक्विजिशन करने लगा है, वो टारगेट कंपनी को क्या कंसिडरेशन पे करे, इस चीज़ के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं। प्राइवेट कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू पब्लिक लिस्टेड कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी है, अभी तक उसके शेयर जो है वो 4 या 6 या 15 या 20 या 25 लोगों के बीच में थे, अब वो एक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, वो स्टॉक मार्केट पर अपनी लिस्टिंग करवानी चाह रही है। अब जब वो लिस्टिंग करवाना चाहेगी तो उसको अपने शेयर्स की एक वर्थ या वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। अब उसके शेयर्स जो है वो ट्रेड होंगे, वो उसकी बाइंग और सेलिंग होगी, वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होगी बल्कि वो एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, तो उसके एक शेयर की क्या वैल्यू या क्या वर्थ होनी चाहिए, इसलिए भी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है उस स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स की जो प्राइवेट थी और अब पब्लिक जाने की तरफ बढ़ रही है। So when a company comes to the stock market for the first time, an issue price for the shares has to be decided. Transaction of shares. When shares in an unquoted company are sold privately, the buyer and seller have to agree a price. एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें 2 भाई हैं, 2 कजन्स हैं, 3-4 भाई हैं, और आपस में एक ट्रांजेक्शन हो रही है कि भाई मेरी 10% होल्डिंग तुम खरीद लो या मेरी 5% होल्डिंग तुम खरीद लो, मुझे अपने पैसे डाइल्यूट करने हैं, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विडेट करनी है। अब ये जो ट्रांजेक्शन हो ये कितने रुपए पर हो, एक बंदा दूसरे के शेयर्स किस रेट पर खरीदे, इसके लिए भी शेयर्स की वैल्यू का कंप्यूट होना ज़रूरी है, जिसकी बेसिस पर यह ट्रांजेक्शन कंडक्ट होगी। देखिए इवेंचुअली एक बायर जो चीज़ जितने में ख़रीदना चाहेगा और सेलर जितने में वो चीज़ बेचना चाहेगा उस पर ट्रांजेक्शन होगी। बहरहाल वैल्यूएशन के मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें आइडिया हो जाता है कि इस स्पेसिफिक या किसी कंपनी के स्पेसिफिक शेयर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद वैल्यूएशन मॉडल्स का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये याद रहे कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आने वाली क्लासेस में और आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह ताला इसको प्रैक्टिकली भी डिस्कस किया जाएगा और इसके कंप्यूटेशनल एरियाज को भी देखा जाएगा। ऑल वैल्यूएशन मेथड्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस। जितने भी वैल्यूएशन के तरीके होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अजम्पशंस होती हैं और एस्टिमेट्स अप्लाई हो रहे होते हैं। ईच मेथड प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट वैल्यूएशन। हर मेथड का एक मुख्तलिफ आंसर आएगा। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेथड्स इंक्लूड, जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं मेथड्स हैं वो उसमें क्या क्या है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का तरीका है, बेस्ड ऑन एसेट्स वैल्यू ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम कंपनी की जो एसेट्स की वैल्यू होती हैं उस बेसिस पर कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। इनकम बेस्ड या मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक होती है, बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स और डिविडेंड्स। इसमें हम ये देखते हैं कि एक कंपनी की जो आने वाले सालों की फ्यूचर की जो अर्निंग्स है या डिविडेंड्स हैं उसकी बेसिस पर कंपनी की आज की वर्थ कैलकुलेट करी जाती है। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अच्छा, ये जो आपके पास आखिरी वाली टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ मेथड्स ऐसे आते हैं जो मैं आने वाले सेशंस में भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक्स की। Focuses on the value of a company's assets or the fair market of its total assets after deducting liabilities. देखिए ये बड़ा ही बेसिक सा, ये बड़ा ही फर्स्ट स्टेप या आप कह लें कि बिल्कुल ही बुनियादी सा एक तरीका है कि कंपनी के ऑल एसेट्स में से ऑल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सो कैपिटल इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। हम एक कंपनी के सारे एसेट्स में से उसकी सारी लाइबिलिटीज की वैल्यूज को माइनस कर दें और हमारे पास जो नेट आंसर आ जाए हम बोले कि कंपनी की कैपिटल या इक्विटी या उसकी वर्थ जो है वो इतनी है। बहरहाल यहाँ पर जब हम इस स्पेसिफिक मेथड की बात करते हैं तो ये तब यूज़ होता है जब हमें बिजनेस को लिक्विडेट करना हो जनरली। क्यों? क्योंकि अगर एक चलता हुआ बिजनेस होगा तो हमें ये देखना चाहिए कि वो फ्यूचर में कितनी इनकम जनरेट कर देगा और उसकी वैल्यूएशन इनकम की बेसिस पर होनी चाहिए। यहाँ पर तो हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं इस कंपनी को खरीदूंगा, इसके जितने भी एसेट्स होंगे उसमें से इसकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दूंगा, नेट अमाउंट जो बचेगा उस पर अगर एसेट्स को बाजार में बेचूंगा तो मुझे क्या पैसे मिलेंगे। तो जनरली ये लिक्विडेशन के सिनेरियोज में अप्लाई होता है, गुडविल कैलकुलेशन के सिनेरियोज में अप्लाई हो सकता है। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज की वैल्यू 500 आ रही है, आप 700 रुपये पे कर रहे हो, 200 रुपये आप गुडविल की वजह से ज़्यादा पे कर रहे हो। जिस तरह से हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से जो एसेट्स एक्वायर्ड है, नेट एसेट्स वैल्यू है, वो माइनस करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। अच्छा, इसकी भी सब ब्रांचेस हैं या नेट एसेट्स वैल्यूएशन बेसिस में 3 तरीके होते हैं।
नेट एसेट्स वैल्यू बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज। बुक वैल्यूज क्या होती हैं? आपने कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पिक करी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जितने एसेट्स आ रहे थे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जितनी भी लायबिलिटीज आ रही थी, इन दोनों को नेट ऑफ किया और एक कंपनी की वर्थ या वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेट एसेट्स वैल्यू बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यूज। रियलाइजेबल वैल्यूज डिस्पोजल वैल्यूज होती हैं। एक एसेट की बुक वैल्यू और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी की बैलेंस शीट पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर नॉन करंट एसेट्स में एक एसेट आ रहा है फिक्सेस एंड फिटिंग्स 5 लाख रुपए, ये उसकी बुक वैल्यू है। लेकिन मुझे पता है कि बाजार में जाकर अगर मैं इसको बेचूंगा या इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करूंगा या फिक्सेस एंड फिटिंग्स को बेचूंगा तो 5 लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। तो नेट एसेट्स वैल्यूएशन बेसिस में कभी कभी हम कंपनी को रियलाइजेबल वैल्यू पर मेजर करते हैं। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें इस चीज की एडजस्टमेंट हुई भी होती है कि बुक वैल्यू कुछ और रिफ्लेक्ट कर सकती है और उस एसेट की स्पेसिफिकली जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो उससे डिफरेंट हो सकती है। इस नेट एसेट्स वैल्यू बेस्ड में एक रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड भी होता है। रिप्लेसमेंट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू में ये फर्क है कि रियलाइजेबल वैल्यू में हम ये देखते हैं कि एसेट को अगर हम डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हमें क्या अर्निंग्स होगी, और रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये कि अगर यही एसेट ऐसा ही एसेट हम बाजार से खरीदेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो ये 3 तरह के अलग अलग जो है वो मेथड्स होते हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। यहां तक आई होप कि आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा जी। अब आ जाते हैं हम नेट एसेट्स वैल्यू बेस्ड ऑन बुक वैल्यू मेथड में। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जनरली गिव्स इंडिकेशन ऑफ लोएस्ट वैल्यू दैट द टारगेट कंपनी इज गोइंग टू एक्सेप्ट। जो हमारी टारगेट कंपनी है वो लोएस्ट जो वैल्यू जो एक्सेप्ट करेगी उसकी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है। Net assets value based on net realizable value basis, all assets minus all liabilities. However, assets are stated at their disposal value used when the assets of the company are valuable and the current disposal value might be worth more than the expected future dividends or earnings. अच्छा, जनरली अगर मैं कोई ऐसी कंपनी खरीदने जा रहा हूं जिसको मैं खरीद कर बेच दूंगा और मुझे लगता है कि इस कंपनी को चलाना अच्छा नहीं है, इसको चलाकर जितनी अर्निंग्स आएंगी और जितने डिविडेंड्स आएंगे उससे आने वाला बेनिफिट कंपैरेटिवली कम होगा, मैं इस कंपनी को खरीद कर और इसके एसेट्स को मार्केट में बेच दूं, ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। यानी कि यहाँ पर कंपनी के एसेट्स कोई अच्छी वैल्यू रखते हैं, कंपनी को खरीद कर बेच लेने में ज्यादा मुनाफा है, रादर देन कि उसको चलते चलाता रहूं और उसकी अर्निंग्स और डिविडेंड से फायदा उठाऊं। यानी कि फ्यूचर की जो अर्निंग्स होगी या फ्यूचर में जो डिविडेंड्स होंगे उससे आने वाला जो गेन होगा उससे बेनिफिट उठाऊं, उससे मुझे कम बेनिफिट मिलेगा तो मैं एक कंपनी को खरीद कर और उसके एसेट्स को मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर बेच देता हूं। अगर कोई ऐसा सिनेरियो होगा आपके क्वेश्चन का, पास पेपर का, तो नेट एसेट्स वैल्यू बेस्ड ऑन रियलाइजेबल वैल्यू अप्लाई हो रहा होगा। appropriate if the intention is for the business to be liquidated and the assets sold। ठीक है, थ्योरेटिकली हम चीजों को समझ रहे हैं और फिर हम इसको न्यूमेरिकली अप्लाई भी करेंगे तो ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। Net assets valuation based on replacement value, all assets minus all liabilities. However, assets are stated at the replacement values. Replacement value of assets is their cost of acquisition। ये याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपना बिजनेस सेटअप करता और मेरे पास भी ऐसे ऐसे एसेट्स होते और मैं उनको खरीदता तो मेरे जेब से जो पैसे लगते वो। ठीक है जी। इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स। इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स में भी अगेन मुख्तलिफ मेथड्स आते हैं। सबसे पहले है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मेथड। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मेथड का अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन सेपरेट जगह पर करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर रहे हैं कि पीई रेशियो मेथड क्या होता है। इस स्पेसिफिक मेथड में आपको अगर किसी कंपनी के मार्केट वैल्यू निकालनी है शेयर की तो आप पी रेशियो को अर्निंग्स पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो पी रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल्स टू पीई रेशियो। तो मैंने उसी फॉर्मूले को रीशफल किया है, ईपीएस जो डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड पर जाएगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। पी रेशियो आप लोगों ने सेपरेट कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, किसी कंपनी का ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर की भी नॉलेज आप लोगों को होगी। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में ईपीएस कौन सा होना चाहिए, मुख्तलिफ हो सकते हैं। पिछले साल का ईपीएस पिक कर लें किसी कंपनी का,
एवरेज ईपीएस पिक कर लें, एक कंपनी जिसके आपके शेयर्स को वैल्यू निकालनी है, उसके पिछले 3 या 4 साल के रिजल्ट्स आपने गैदर करे, उसके पिछले 3 या 4 साल का जो अर्निंग्स पर शेयर था उसका एक एवरेज ले लिया और वो इस फॉर्मूले में यूज कर लिया, अगर आपको लगता है कि उसी एवरेजेस के हिसाब से कंपनी फ्यूचर में काम करती रहेगी। फोरकास्ट ईपीएस ले लिया, किसी कंपनी की फ्यूचर की वैल्यूएशन निकालने के लिए हमने ये देख लिया कि उसके फ्यूचर के आने वाले सालों में उसके जो ईपीएस होगा वो कितना होगा और उस बेसिस पर उसको वैल्यू कर लिया। अच्छा देखिए जफर, यहाँ पर जो भी मेथड्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, कंपनी वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जनरली जब हम वैल्यू ऑफ अ फर्म और या वैल्यू ऑफ अ कंपनी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस कंपनी के डेट और इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो फ्री कैश फ्लोज टू फर्म या फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी का मॉडल है, जो मैं डिस्कस इंशाल्लाह आप लोगों से कर रहा हूँगा। फिर हम पी रेशो कौन सा सेलेक्ट करें? एवरेज रेशो ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर कंपनीज। हो सकता है कि आपके सवाल का डेटा ऐसा हो कि जिसमें लिखा हुआ हो कि आपने ए कंपनी को वैल्यू करना है, ए कंपनी जो है उसका बिजनेस है वाटर प्लांट्स का, और आपको बी, सी और डी कंपनी के पी रेशियोज दिए हुए हैं और आप शायद उनका एवरेज ले लो या उसमें से किसी एक कंपनी का पी रेशियो ले लो। तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पीई रेशियो के और अर्निंग्स पर शेयर के। ये बात अगेन आपको तब बेहतर समझ में आएगी जब आप इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरफ मेरे साथ जाओगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में इसको अप्लाई कर रहे होगे तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से बेहतर समझ आ रही होगी। एवरेज रेशियो ऑफ अ सिमिलर कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट, या फॉर एग्जांपल आपने एक किसी अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है, आपने देखा कि ऐसे ही काम करने वाली सिमिलर प्राइवेट पब्लिक कंपनी जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है उसका पी रेशियो कितना है, उसको एक स्पेसिफिक फैक्टर से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, उनके शेयर्स की ट्रेडिंग की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है रादर देन के एक प्राइवेट और छोटी सी कंपनी। उसका एक एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई कर कर उस पी रेशो को यूज किया जा सकता है। ये आपके पास पहला मेथड था। अच्छा, जहां तक प्राइस अर्निंग्स रेशियो मॉडल की या मेथड की बात है तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है। लेकिन इसके फॉर्मूले और इसकी लॉजिक और मजीद जो कंप्यूटेशनल एरिया है वो जब हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हासिल होगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इस स्पेसिफिक स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन का और आज के सेशन का मकसद ये है कि मैं आपको चीज़ों का सिर्फ आइडिया दे दूं। अगला हमारे पास अर्निंग यील्ड मेथड आता है, इतना पॉपुलर नहीं है। अर्निंग यील्ड मेथड में आप मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए अर्निंग्स पर शेयर को अर्निंग यील्ड से डिवाइड करते हो। अच्छा, अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है? लेट्स से मैं अगर बोलूं कि एक कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर जो है ना वो 2 रुपए, तो 2 रुपए के अर्निंग्स पर शेयर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास उस कंपनी का एक शेयर होगा तो मैं 2 रुपए कमा रहा हूँ। अर्निंग यील्ड्स का क्या मतलब है? लेट्स से अगर मैं बोलता हूं कि मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है और उस कंपनी का अर्निंग यील्ड जो है ना, अर्निंग यील्ड जो है वो लेट्स से 10% है, तो इसका मतलब ये है कि उसके शेयर प्राइस की जो भी वैल्यू है उसको अगर 10% से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि मैं कितनी अर्निंग्स कर रहा हूँ। या 10% के अर्निंग्स यील्ड का मतलब ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट या जो शेयर्स की मार्केट प्राइस चल रही है किसी कंपनी का उसका कितना परसेंट रिटर्न मैं कमा रहा हूँ। तो इफेक्टिवली अर्निंग्स यील्ड का अगर फॉर्मूला आप देखें तो वो होता है ईपीएस डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। अब प्राइस पर शेयर को हम लेफ्ट पे ले आए और ईपीएस को राइट पे ले गए, डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये हमने एक रीड्राफ्ट कर लिया फॉर्मूला। अर्निंग्स यील्ड का मेथड जनरली इतना कॉमनली यूज नहीं होता। अर्निंग्स यील्ड जो हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे माइट बी ऑफ अ सिमिलर कंपनी। मैं ये सोचूं कि यार इस कंपनी का ईपीएस 2 रुपए है, मैं ऐसी ही सिमिलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर कर 10% कमा रहा होता हूँ, अर्निंग्स यील्ड मेरा 10% होता है और वो मैं 10% यहाँ पर यूज कर कर 2 को डिवाइड करूँ और मैं बोलूँ कि इस कंपनी के एक शेयर की मेरे हिसाब से वैल्यू 20 रुपए है, क्योंकि किसी और कंपनी में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर 10% कमा रहा हूँ, ये कंपनी मुझे 2 रुपए कमा कर दे रही है। अगर मैं 10% कमा रहा हूं तो 20 का 10% 2 रुपए बनता है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 10% से 20 रुपीज का आंसर निकालकर मैं यहां पर 20 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। प्रोवाइडेड ये वाला मॉडल मॉडल तब यूज होगा जब मैं एक कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो मेरा मकसद ये हो कि मैं वहां से लॉन्ग टर्म अर्निंग्स हासिल करूंगा रादर देन कि उस कंपनी को मैं बेच दूं। एवरेज ऑफ सिमिलर कंपनीज, बहुत सारी मुख्तलिफ सिमिलर कंपनीज का एक एवरेज ले सकते हैं अर्निंग्स यील्ड को यूज करने के लिए। अच्छा, फिर आता है डिविडेंड यील्ड मेथड। ये भी इसी तरह का एक सिमिलर मेथड है जिसमें आप मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर को डिविडेंड यील्ड से डिवाइड करते हैं।
डिविडेंड पर शेयर क्या होता है कि जो रिटर्न एक शेयर होल्डर को मिला, ईपीएस में और डीपीएस में फर्क है। एक कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर है 10 रुपए, यानी कि उसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शेयर से डिवाइड किया तो एक शेयर होल्डर के हाथ में 10 रुपए आए इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। अब ऐसा नहीं है कि 10 रुपए एक कंपनी का ईपीएस है तो ऐसा शेयर होल्डर आपके घर पर कैश फॉर्म में 10 रुपए आए होंगे। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जो आपको रिसीव हुआ, 10 रुपए कंपनी कमाए, 10 में से 3 रुपए डिविडेंड के तौर पर दे दिया और 7 रुपए री इन्वेस्ट कर दिया उसी सेम बिजनेस में, तो 3 रुपए आपका डिविडेंड पर शेयर होगा। इस मॉडल में हम डिविडेंड पर शेयर को डिविडेंड यील्ड से डिवाइड कर और एक कंपनी के मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड यील्ड माइट बी सिमिलर कंपनीज डिविडेंड यील्ड, एवरेज और सिमिलर, सेवरल सिमिलर कंपनीज, बहुत सारी सिमिलर कंपनीज का जो एवरेज है वो हो सकता है। अब आ जाता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। हाँ, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एक इंपॉर्टेंट मेथड है। तो पहला मेथड जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया था वो था पीई रेशो मॉडल। पीई रेशो मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो मेथड मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है वो है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि किसी भी कंपनी के जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू या वर्थ होनी चाहिए वो उसके जो फ्यूचर में उस शेयर को लेकर जो फ्यूचर में आप आने वाले सालों में डिविडेंड्स हासिल करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक कंपनी का शेयर खरीदूंगा और मुझे पता है कि उसके अगेंस्ट मुझे हर आने वाले साल के आखिर में 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो मैं उस कंपनी के शेयर के लिए वो पैसे पे करने को तैयार हूंगा जो फ्यूचर के डिविडेंड्स की आज की मौजूदा वैल्यू बनती है। So based on the fact that market value of a share is the price of all the future dividends, present value of all the future dividends, इस specific case में, इस specific scenario में, इस specific method में आपने करना क्या होगा? क्या आपके सवाल में फ्यूचर के ईयर्स के डिविडेंड्स को आपने ड्राफ्ट करना होगा, प्लॉट करना होगा और उसको डिस्काउंट करना होगा बेस्ड एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट। और डिविडेंड्स को डिस्काउंट करने के लिए जनरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो डिस्काउंट रेट होता है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो वैल्यू होती है उसको यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मैं एज अ शेयर होल्डर ये सोचता हूँ कि आज मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ तो बदले में मुझे उसके फ्यूचर डिविडेंड्स मिलेंगे, तो उसके फ्यूचर डिविडेंड्स की आज जो वर्थ बनती है वो मैं उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अब इसमें भी दो सब टाइप्स आती हैं। एक होता है कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड, यानी कि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालना जो हर साल एक ही जितना डिविडेंड देती है। एक कंपनी है जिसके शेयर्स में लूंगा और मुझे हर साल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए ही डिविडेंड मिलेगा, एक ऐसी कंपनी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ इन एनुअल डिविडेंड्स। दूसरा केस ये है कि जिसमें मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा आज, पहले साल के आखिर में शायद वो 10 रुपए डिविडेंड देगी, अगले साल के आखिर में 11 रुपए का डिविडेंड होगा, उसके अगले के साल के आखिर में 12.1 रुपीज का डिविडेंड होगा। यानी कि डिविडेंड कांस्टेंट नहीं होगा बट एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा होगा। पहले साल के आखिर का डिविडेंड अगर 10 है और दूसरे साल के आखिर का डिविडेंड 11 है और तीसरे साल के आखिर का डिविडेंड 12.1 है, इसका मतलब हर साल डिविडेंड 10% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही मैं फ्यूचर में जाता रहूंगा मुझे ज्यादा डिविडेंड मिलेंगे। तो ये कांस्टेंट एंड रेट ऑफ ग्रोथ इन एनुअल डिविडेंड्स वाला केस होता है। अगेन इन दोनों में से कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड्स वाले केस में आप मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए जो कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड की वैल्यू होगी उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करोगे। इसको आप लिंक कर सकते हो परपेचुइटी से। एक कॉन्सेप्ट आपने शायद पहले पढ़ा होगा परपेचुइटी का, परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स का, जिसका फॉर्मूला होता था आर ओवर आई। हम ये कहते थे कि फ्यूचर में अगर हर साल के आखिर में मुझे आर एक अमाउंट मिल रही होगी तो उसको मैं आई से डिस्काउंट कर दूंगा तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी परपेचुइटी का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। परपेचुअल डिविडेंड्स है, हर साल सेम वैल्यू है। मान लो कि आप एक कंपनी का आज शेयर लोगे और हर साल के आखिर में आपको 10 रुपए डिविडेंड के तौर पे दिए जाएंगे और लेट से आप 10% साल का कमाना चाहते हो तो शेयर की वैल्यू 10 यानी कि डिविडेंड की अमाउंट डिवाइडेड बाय 10% यानी कि जो आप कमाना चाहते हो उससे डिवाइड करोगे और 100 रुपए बना लोगे। आई रिपीट, एक कंपनी हर साल के आखिर में 10 रुपए का डिविडेंड देती है, ये कॉन्स्टेंट एनुअल डिविडेंड हो गया और हमेशा देती हुई आएगी। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, यानी कि आप ये चाहते हो कि मैं 10% की अर्निंग्स करा करूं अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो आप इस शेयर के लिए 10 डिवाइडेड बाई 10% यानी कि 100 रुपए पे करोगे। हर साल 100 का 10% आप कमाना चाहते हो जो कि 10 रुपए है और वो आपको कंपनी से रिसीव हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब सवाल में ऐसा लिखा हुआ हो कि कंपनी हर साल एक ही जितना इक्वल डिविडेंड पे कर रही होगी।
फिर आता है कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ इन एनुअल डिविडेंड्स। अगर जो डिविडेंड्स है हर साल किसी स्पेसिफिक रेट से ग्रो हो रहे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि है डिविडेंड जस्ट पेड, जिसको हम डी नॉट भी बोलते हैं। डिविडेंड जस्ट पेड यानी कि अभी अभी बस पे हुआ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अभी आपने इसी से घबराना नहीं है कि न्यूमेरिकल कैसा आएगा, अभी थियोरेटिकली आपने चीज़ों को समझना। जैसे ही यहाँ पर हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले जो अभी तक आए हैं और अभी भी स्क्रीन पर है वो अप्लाई कर जरूर बताऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन कैसे करनी थी हमें सवालों में। अब यहाँ पर आपके पास ये जो दूसरा केस है इसमें आपके पास ग्रोथ रेट की भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर साल का डिविडेंड सेम नहीं होगा। बट यहाँ पर ये अजम्पशन जरूर है कि हर साल का डिविडेंड एक सेम परसेंटेज से ग्रो कर रहा होगा, यानी कि 10 11 12.1 10% की ग्रोथ है। कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ भी ना हो और कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड भी ना हो तो क्या होगा कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मेथड है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एक और मेथड है हमारे पास, जिसमें हम अपने रेलेवेंट कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करते हैं और उसको एक अप्रोप्रिएट सूटेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड्स में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है फ्री कैश फ्लोज का। फ्री कैश फ्लोज का मेथड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके लिए एक सेपरेट सेशन रखूंगा जिसमें इसको सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा और फ्री कैश फ्लोज पर एक सेपरेट टाइम इन्वेस्ट किया जाएगा, पहले उसकी थ्योरी पर और फिर उसकी कंप्यूटेशनल एरिया पर या कंप्यूटेशंस पर। सो यहाँ पर ये सेशन खत्म।